हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की क्या मतलब है, क्या मीनिंग है उसकी। अब हम देखेंगे कि वो कैसे ग्रो हुआ, मतलब वो कैसे बढ़ा। तो पहले उसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। 1885 में एल्बर्ट वेन डाइसी ने, जो कि एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट है, उनने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कंसेप्ट को ही रिजेक्ट कर दिया था। और लीगल थिंकर्स का ये मानना था कि डिस्क्रिशनरी पावर्स जो एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास है वो एक उपहास है, मतलब एक डिसरिगार्डेड थिंग है। और 20th सेंचुरी तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कोई एज अ अलग ब्रांच ऑफ लॉ नहीं समझा जाता था। ये तो बहुत टाइम बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को एक रिकॉग्निशन मिली और जाना गया। और 1929 में लॉर्ड डोनोमोरे की कमेटी ने रिकमेंड किया एक अच्छी पब्लिकेशन और कंट्रोल के लिए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का। अब किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कोई गलत नहीं कर सकता, को अबॉलिश मतलब खत्म कर दिया था। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की स्कोप को बढ़ाया गया विद गुडनेस ऑफ क्राउन प्रोसीड एक्ट 1947, जिस कारण से सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई और क्राउन और प्राइवेट पर्सन के खिलाफ। जो पहला केस था वो था ब्रेन वर्सेस अमालगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन का, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इसमें आया था। अब नेक्स्ट है यूएसए। अब यूएसए में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एग्जिस्टेंस और ग्रोथ को इग्नोर किया गया था तब तक जब तक कि वो फोर्थ ब्रांच ऑफ लॉ नहीं बना स्टेट का। 1933 में स्पेशल कमेटी अपॉइंट हुई थी जुडिशियल कंट्रोल देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर। 1946 में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट पास हुआ, जिसने जुडिशियल कंट्रोल प्रोवाइड किया था एडमिनिस्ट्रेशंस के ऊपर। अब नेक्स्ट इंडिया। तो मयूर और गुप्तास, जो ये दो क्लैंस थी, द मयूर्स एंड द गुप्तास, एंशियंट इंडिया के पास केंद्र शासित एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, मतलब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था। अब ब्रिटिश के आने से इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर कुछ चेंज आए। लेजिस्लेशन विधान जो रेगुलेट करता था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, वो ब्रिटिश इंडिया में पास हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने वेलफेयर स्टेट बनने के लिए एडॉप्ट किया, जिससे स्टेट की एक्टिविटीज़ बढ़ी। जैसे ही एक्टिविटीज़ एंड पावर्स बढ़ी गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की, वैसे ही रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ स्टेट एक्शन की ज़रूरत बढ़ी। ये जो रूल ऑफ लॉ है और जुडिशियल रिव्यू ऑफ स्टेट एक्शन है, ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि दोनों हैं क्या। वैसे ऐसे ही बहुत सारे रूल्स आगे आने वाले हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ द्वारा जो भी रूल्स, रेगुलेशंस या ऑर्डर पास होते थे एंड जो कि अथॉरिटीज़ के पावर के परे होते थे, मतलब बियॉन्ड पावर्स होते थे, तब ऐसे ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन को अल्ट्रा वायस मतलब बियॉन्ड पावर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता था। अब नेक्स्ट है रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब अपन ने देखा कि कैसे ग्रोथ हुई, बट इसका रीज़न क्या था। तो मेनली अपन इस चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं 3 मेन पार्ट्स में कि द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट पहला, सेकेंड द इनएडिक्वेसी ऑफ लेजिस्लेचर, और थर्ड द इनएफिशिएंसी ऑफ जुडिशरी। पहला द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। स्टेट ने अपना नेचर बदल दिया, वो लेसी फेरी से बीच में न आने की नीति से एक वेलफेयर स्टेट में बना, चेंज हुआ, पर जिससे गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ बढ़ी और उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत भी, इसलिए ये ब्रांच ऑफ लॉ डेवलप्ड हुआ। अब सेकेंड दी इनएडिक्वेसी ऑफ लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है उसके पास टाइम नहीं होता कि वो डे टू डे चेंज करे जो सोसाइटी को चाहिए। वो ला तो सकता है, बट अगर वो करेगा, मतलब अगर वो चेंज लाए, तो वो प्रोसेस बड़ा है और उसमें टाइम भी लगता है। जब तक वो बन के न्यू लॉज आएंगे तब तक सोसाइटी की नीड फिर से चेंज हो जाएगी। इसीलिए एग्जीक्यूटिव को पावर दी गई है कि वो लेजिस्लेट करे और अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज़ करे। जब पावर्स दी जाती है तब उसको रेगुलेट करने की भी
नीड सामने आती है। अब थर्ड है द इनएफिशिएंसी ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशियल प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत स्लो है और एक्सपेंसिव भी है और फॉर्मल भी है। बहुत सारे केसेस ऑलरेडी पड़े हैं जिनका स्पीडी डिस्पोजल पॉसिबल नहीं है, जिस कारण से ट्रिब्यूनल बने। अब यहाँ हमें मिलती है एक स्कोप एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि वो कोडिफाइड नहीं है, वो जजेस द्वारा बनाया हुआ लॉ है, तो ये मॉडिफाई हो सकता है जैसा स्टेट की ज़रूरत है। एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, तो जो रिजिड लेजिस्लेटिंग प्रोसीजर्स है वो फॉलो करने की ज़रूरत बार बार नहीं पड़ती है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।